क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास भारत के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक की विरासत थी, वह अपनी पहचान सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अपनी सादगी, ईमानदारी और दूरदृष्टि से कैसे बना सकता है? कैसे एक शांत स्वभाव वाला इंसान भारत के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक को दुनिया के सामने नई पहचान दिला सकता है? यह कहानी है रतन नवल टाटा की, जिनका नाम आज भी भारत में सम्मान और भरोसे के साथ लिया जाता है। अगर आपको भारत और दुनिया के सफल लोगों की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल FAU स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि FAU स्टोरी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं संघर्ष, सफलता, बिजनेस और जिंदगी बदल देने वाली सच्ची कहानियां। रतन टाटा का जन्म 22 दिसंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका नाम भारत के औद्योगिक इतिहास में पहले से ही बहुत बड़ा था। उनके पिता नवल टाटा थे और उनका संबंध टाटा परिवार से था। लेकिन रतन टाटा का बचपन हमेशा आसान नहीं रहा। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनकी दादी ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें अनुशासन, आत्मसम्मान तथा दूसरों के प्रति सम्मान की सीख दी। रतन टाटा ने मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई की और बाद में अमेरिका जाकर शिक्षा हासिल की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। पढ़ाई के बाद उनके सामने विदेश में काम करने के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने भारत लौटकर अपने परिवार के कारोबार से जुड़ने का फैसला किया। वर्ष शिवाशिंगदेही टाटा समुद्र एचएस में उन्होंने टाटा समूह में काम शुरू किया। उनकी शुरुआत किसी बहुत बड़े पद से नहीं हुई थी। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम किया और वहां कर्मचारियों के साथ मिलकर उद्योग की जमीनी हकीकत को समझा। उन्होंने फैक्ट्री के काम को करीब से देखा और जाना कि एक बड़ी कंपनी केवल ऑफिस में बैठकर नहीं चलती, बल्कि हजारों कर्मचारियों की मेहनत से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे रतन टाटा टाटा समूह में आगे बढ़ते गए। वर्ष 1985 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। यह समय भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दौर में देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव शुरू हुए और आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। रतन टाटा ने इस बदलाव को चुनौती के साथ साथ एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने टाटा समूह को आधुनिक बनाने और उसकी अलग अलग कंपनियों को एक मजबूत पहचान देने पर ध्यान दिया। उनका सपना था कि टाटा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सम्मानित भारतीय ब्रांड बने। इसी सोच के तहत टाटा समूह ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े कदम उठाने शुरू किए। वर्ष 30 में टाटा समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। यह कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांड को खरीदा था। इसके बाद वर्ष 30 में टाटा स्टील ने कोर्स को खरीदा। फिर वर्ष 33 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जेट लैंड रोवर को फोर्ड से खरीदा। इन सौदों ने टाटा समूह की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। लेकिन रतन टाटा केवल बड़ी कंपनियां खरीदने के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। वह ऐसे उत्पाद और योजनाएं भी बनाना चाहते थे जो आम भारतीयों के जीवन को आसान बना सकें। इसी सोच से टाटा नैनो का विचार सामने आया। उनका सपना था कि भारतीय परिवारों को एक ऐसी छोटी और किफायती कार मिले जो उनकी पहुंच के अंदर हो। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद की गई थी, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा की सोच और जोखिम लेने की क्षमता को जरूर दिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर कोई विचार असफल भी हो जाए तो उसका मतलब यह नहीं कि कोशिश करना गलत था। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उनकी सादगी थी। इतने बड़े कारोबारी समूह के प्रमुख होने के बावजूद उन्होंने कभी दिखावे को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वह अपने कर्मचारियों और आम लोगों के साथ सम्मान से पेश आने के लिए जाने जाते थे। उनके लिए कारोबार सिर्फ मुनाफे का माध्यम नहीं था। टाटा समूह की परंपरा में समाज सेवा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट के माध्यम से बड़े स्तर पर काम किया गया। वर्ष 2000 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के दौरान टाटा समूह के होटल ताजमहल पैलेस को भी निशाना बनाया गया। उस कठिन समय में रतन टाटा ने प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ खड़े होकर नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। उन्होंने दिखाया कि यह कंपनी का प्रमुख केवल मुनाफे के समय नहीं बल्कि संकट के समय भी अब लोगों के साथ खड़ा होता है।
रतन टाटा को कारों और विमान में भी रुचि थी और वह नई तकनीकथान ए विचारों को प्रोत्साहित करते थे। टाटा समूह से अपनी सक्रिय भूमिका कम करने के बाद भी उन्होंने नई पीढ़ी के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई नए कारोबारों में निवेश किया और युवाओं को अपने सपनों पर काम करने का अवसर दिया। वरिष्ठ टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया। उनके बाद टाटा समूह का नेतृत्व आगे बढ़ा और बाद में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने। रतन टाटा का प्रभाव उनके पद से कहीं आगे था। वह ऐसे व्यक्ति बने जिनके नाम के साथ लोगों को भरोसा और सम्मान जुड़ा हुआ महसूस होता था। वर्ष में उनके निधन के बाद पूरे भारत में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता सिर्फ पैसा और संपत्ति हासिल करने का नाम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने काम से समाज को कुछ दिया, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की और अपनी सफलता के बावजूद विनम्रता बनाए रखी, तो उसकी विरासत बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा कारोबारी बनने के साथ साथ अच्छा इंसान बने रहना भी संभव है। उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए बड़े जोखिम उठाए, कई सफल फैसले किए और कुछ ऐसे प्रयोग भी किए जो उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी सीखना बंद नहीं किया। यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उन्होंने दिखाया कि एक महान नेता सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि अपनी कंपनी, कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के भविष्य के बारे में भी सोचता है। रतन टाटा का नाम भारत के महान उद्योगपतियों में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा और उनकी सादगी तथा विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल FAU स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भारत और दुनिया के ऐसे ही महान लोगों की संघर्ष और सफलता की कहानियां लगातार मिलती रहेंगी।